Hello everyone, you are most welcome in my YouTube channel R Education. Today in this class I am going to start a new topic. The topic is economic condition of Russia before 1905. आज हम लोग इस क्लास में क्या देखेंगे? आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि रसिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, है ना, 1905 के पहले वो कैसा था. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. देखिए फर्स्ट नंबर, एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वस्ट मेजॉरिटी ऑफ रसियाज पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट. अबाउट 85% ऑफ रसियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि जो 20th सेंचुरी से पहले रशिया का इकोनॉमिक कंडीशन था, वो इकोनॉमिक कंडीशन टोटली बेस्ड था एग्रीकल्चर पे. क्यों? क्योंकि उस समय रसिया के बहुत सारे लोग क्या थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे. और लगभग इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 85%. ठीक है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन था रसिया का, उसका 85% पॉपुलेशन किसका था? एग्रीकल्चरिस्ट का था. ठीक, अब देखिए, दिस proportion was higher than in the most European countries. अगर हम रशिया के पॉपुलेशन के अनुसार अगर एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें, जो कि 85% है, ये बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो ये पॉपुलेशन लगभग 35 से लेकर के 50% तक मिलता था. ठीक, लेकिन रसिया में कितना है? 85% है. इसलिए 20th सेंचुरी के पहले रशिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो टोटली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. ओके, अब देखिए, पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट नोबेलिटी, क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रोपोर्शन. लेकिन ये जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये एग्रीकल्चर करते किस पे थे? है ना, जो पीजेंट्स थे जो एग्रीकल्चर करते थे, जिन ज़मीनों पे, वो ज़मीन होता किसका था? तो डेफिनेटली वो ज़मीनें होती थी नोबेलिटी की, क्राउन मतलब राजा की, और ऑर्थोडॉक्स चर्च, है ना, चर्च की. ठीक है, ज़मीनें कहने का मतलब जो ज़मीन था वो ज़मीन किसानों का नहीं होता था. किसान एग्रीकल्चर तो करते थे, लेकिन वो ज़मीनें उनकी अपनी नहीं होती थी. वो ज़मीनें नोबेलिटी की होती थी, क्राउन की होती थी, या ऑर्थोडॉक्स चर्च का होता था. क्लियर? अब देखिए, पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. अगर हम देखें रशिया में, है ना, डिवीज़न के बारे में अगर हम बात करें रशिया में किसानों के, तो वो भी बटे हुए थे. देखिए, दे वेर आल्सो डीपली रिलीजियस, है ना, और ये काफ़ी धार्मिक भी होते थे. रसिया के जो किसान थे वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे. ठीक, और वो कुछ केसों में जो नोबेलिटीज़ थे रसिया के, अगर कुछ केसेस में देखा जाए तो कुछ केसेस में उनका रिस्पेक्ट किया जाता था. लेकिन अगर मोस्टली देखें तो किसान नोबेलिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे. ठीक है, दे वर नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू द नोबेलिटीज़. अब ये नोबल्स जो थे, जिनके पास ज़मीनें थी बहुत ज़्यादा, इनके पास पावर भी था, लेकिन ये पावर इनकी पॉपुलैरिटीज़ की वजह से नहीं था. जो इनके पास पावर और पोजीशन मिला हुआ था, वो ये जार को सर्विस प्रोवाइड करके प्राप्त किए थे. ठीक है, आगे देखिए, अनलाइक फ्रांस, peasants in Russia wanted the land of noble to be given to the peasants or given to them. ठीक है, फ्रांस में जिस प्रकार की स्थिति थी उसके ठीक विपरीत रसिया के किसानों का विचार था. रसिया के किसान ये चाहते थे कि जो ज़मीनें हैं नोबल की, वो उन लोगों को दे दी जाए. और ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, और इसकी वजह से किसानों ने क्या किया? रेंट को पे करना बंद कर दिया या मना कर दिया. और अगर रेंट मांगने के लिए लैंडलॉर्ड गए तो उनको क्या किया? जान से मार दिया. ठीक है,
तो ये थी किसानों की कंडीशन और किसानों के द्वारा लिया गया एक्शन। आगे देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ वेयर फाउंड इन पॉकेट। रसिया में बेसिकली इंडस्ट्रीज़ थे नहीं, बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थे, क्योंकि रसिया की टोटल इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? तो अभी हमने देखा कि जो रसिया की टोटल इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, क्योंकि वहाँ पे 85% जो पॉपुलेशन था वो किसका था? एग्रीकल्चरिस्ट का था। ठीक, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थे बहुत कम, और वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो महत्वपूर्ण शहर थे जहाँ पे रसिया के महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ देखे जा सकते थे उस समय। और ये सारे इंडस्ट्रीज़ किससे संबंधित थे? तो क्राफ्टमैन, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे रशिया में, मतलब क्राफ्टमैनशिप का जो इंडस्ट्रीज़ था वो काफ़ी ज़्यादा मिलता था इन दो शहरों में। लेकिन अगर हम लार्ज फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वो लार्ज फैक्ट्रीज़ भी इन्हीं क्राफ्ट वर्कशॉप, ठीक है, जो क्राफ्टमैनशिप होता था उसी के अगल बगल ही प्राप्त होते थे। और जो इंडस्ट्रीज़ होते थे वो क्या होते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो इंडस्ट्रीज़ उनका होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और अपनी फैक्ट्रियाँ सेटअप की जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई थी, गवर्नमेंट का उस पर कमांड था, गवर्नमेंट सुपरवाइज़ करता था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे। इसलिए सुपरवाइज़ करता था ताकि जो वर्कर्स थे उनके मिनिमम वेज को डिसाइड किया जा सके और उनके लिमिटेड वर्किंग आवर को भी डिसाइड किया जा सके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे वो हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो कि मिनिमम वेज और लिमिटेड वर्किंग आवर से रिलेटेड थे, उसको ये ब्रेक करते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम लेते थे और मिनिमम वेज देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ नेक्स्ट, देखिए। इन क्राफ्ट यूनिट स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों में तो जो वर्कर्स होते थे वो 10 से 12 घंटे काम करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 से 12 घंटे काम करते थे। लेकिन जो स्मॉल वर्कशॉप होता था उसमें लगभग वर्कर्स को 15-15 घंटे काम करने पड़ते थे और अपने कार्य के अनुसार उनको वेज भी नहीं मिलता था। हमेशा उनको लो वेज दिया जाता था जो कि पर्याप्त नहीं होता था। इसके साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था, उनके रूम की व्यवस्था जो थी वो अलग अलग होती थी और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैनिटेशन की होती थी और एक ही रूम में कई लोगों को रहने के लिए दिया जाता था। तो ये प्रॉब्लम था वर्कर्स के सामने। लेकिन अगर इन वर्कर्स को छोड़ दें तो वहाँ पे जो दूसरा ग्रुप था वर्कर का वो वुमेन का था, जो कि 31% थी। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या लगभग 31% थी। ठीक है, और कब तक? लगभग 1914 तक। और हमेशा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इनको बहुत ही कम वेज मिलता था आदमियों की अपेक्षा। कहीं कहीं इनको मैन की अपेक्षा आधा वेज दिया जाता था या उससे भी कम प्रोवाइड किया जाता था। तो अभी आपने इस क्लास में इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में एक नया वीडियो लेके हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।